वंदे मातरम, वंदे मातरम। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने स्कॉट्स बेंचेस करंट अफेयर के वीडियो में। आज 14 जुलाई और दिन है मंगलवार। तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ नया लेटेस्ट न्यूज अपडेट होने वाले आज के लिए। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो अपडेट की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ नया है आज के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के नेशनल अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट आ रहा है वो है जम्मू और कश्मीर से। यानी जम्मू और कश्मीर ने जारी किए पर्यटकों के लिए दिशा निर्देश। जहां दोस्तों जम्मू और कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में पर्यटकों के आने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसने 14 जुलाई 2020 से चरणबद्ध तरीके से पर्यटन क्षेत्र को खोलने का निर्णय लिया है। पहले चरण में पर्यटन केवल हवाई मार्ग से आने वालों तक सीमित रहेगा। आगमन पर सभी पर्यटकों का RT-PCR परीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। अगला अपडेट है उत्तर प्रदेश से। यानी उत्तर प्रदेश ने जारी किए शैक्षणिक सत्र के लिए दिशा निर्देश। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के विश्वविद्यालयों में अगले शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्नातक कक्षाओं में प्रवेश प्रक्रिया सितंबर से शुरू होगी और प्रथम वर्ष के स्नातक के लिए कक्षाएं 1 अक्टूबर 2020 से शुरू होंगी। सभी पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि PG कक्षाओं के लिए कक्षाएं 1 नवंबर 2020 से शुरू होंगी। अगला अपडेट है रोको टोको अभियान चलाएगी मध्य प्रदेश सरकार। जहां दोस्तों मध्य प्रदेश में सरकार अब उन लोगों के लिए एक रोको टोको अभियान चलाएगी जो मास्क नहीं पहनते हैं। अब चयनित स्वैच्छिक संगठन उन लोगों को मास्क प्रदान करेंगे जो सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनते हैं और उनसे प्रति मास्क 20 रुपए की राशि वसूलेंगे। चयनित संगठनों को क्रेडिट कार्ड पर जीवन शक्ति योजना के तहत बनाए गए 100 मास्क प्रदान किए जाएंगे। अगला अपडेट है 24,000 मजदूरों को रोजगार सेतु के माध्यम से मिली नौकरी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में पहले ही रोजगार सेतु पोर्टल के माध्यम से 24,000 से अधिक प्रवासी मजदूरों को अस्थायी रोजगार मिला हुआ है। इसमें 79.5% यानी कि 79.5% पुरुष हैं और 20.5% महिलाएं शामिल हैं। लगभग 3,55,000 प्रवासी मजदूरों के जॉब कार्ड तैयार किए गए हैं। इसके साथ ही मनरेगा के तहत 1,89,959 प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया गया है। अगला अपडेट है 2030 तक होगा रेलवे में 100% विद्युतीकरण। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे डीजल के स्थान पर 100% विद्युतीकरण वाला विश्व का पहला बड़ा रेलवे होगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी उम्मीद जताई है कि 2030 तक 100% स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाला विश्व का पहला ग्रीन रेलवे होगा। सरकार ने 151 ट्रेनों की निजी भागीदारी के लिए निविदा आमंत्रित की है ताकि यात्री विश्व स्तरीय सुविधाओं का आनंद ले सकें। अगला अपडेट है PMGKAY के तहत आवंटित हुआ खाद्यान्न। जहां दोस्तों विस्तारित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY के तहत 5 महीनों के लिए आवंटित खाद्यान्न के 203 लाख मैट्रिक टन में से 1,39,000 मैट्रिक टन खाद्यान्न राज्यों द्वारा ले लिया गया है। 1 जुलाई 2020 से अब तक 396 रेल रैक के माध्यम से 11 लाख मैट्रिक टन से अधिक खाद्यान्न लोड कर राज्यों को भेजा जा चुका है। अगला अपडेट है नीति आयोग ने HLPF में प्रस्तुत की स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा 2020 रिपोर्ट। जहां दोस्तों नीति आयोग द्वारा सतत विकास 2020 पर भारत की दूसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा यानी वॉलेंट्री नेशनल रिव्यू VNR रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम यानी यूनाइटेड नेशन हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम में प्रस्तुत की गई है। इस रिपोर्ट का शीर्षक डिकेड ऑफ एक्शन टेकिंग SDGs फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल है और यह भारत में 2030 एजेंडा को अपनाने और लागू करने के लिए जिम्मेदार है। नीति आयोग को इसे लागू करने के साथ साथ राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर SDG की निगरानी के लिए अधिकृत किया गया है। उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच HLPF 17 सतत विकास लक्ष्यों यानी SDG को लागू करने की प्रगति और समीक्षा करने का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मंच है। इससे जुड़े तथ्यों की बात कर ले तो नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO अमिताभ कांत जी हैं। अगला अपडेट नीति आयोग से ही है। यानी नीति आयोग ने अटल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया है। जी हां दोस्तों, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन यानी कि AIM द्वारा देश भर के स्कूली छात्रों के लिए अटल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। इस मॉड्यूल को भारतीय स्टार्टअप प्लेजमो के सहयोग से लॉन्च किया गया है। अटल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल
टेकरिंग लैब्स के तहत आने वाले समय में स्कूली छात्रों के कौशल में सुधार करेगा और इन्हें ऐप उपयोगकर्ता से ऐप का विकास करने वाला बनाएगा। इसके अलावा अटल इनोवेशन मिशन ऐप डेवलपमेंट के लिए क्षमता और कौशल का निर्माण करने के लिए स्कूल के शिक्षकों को भी प्रशिक्षित करने का काम कर रहा है। यह किसी भी देश में अभी तक की स्कूल स्तर पर ऐप सीखने और विकास की सबसे बड़ी पहल होगी। इससे जुड़े तथ्यों की बात कर ले तो प्लेसबो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल पलसीकर हैं और नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत हैं। अगला अपडेट है, भारत ब्रिटेन में सबसे ज्यादा निवेश करने वाला बना दूसरा सबसे बड़ा देश। जहां दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, भारत ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI के जरिए निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा निवेशक बन गया है। यूके सरकार के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड द्वारा 2019-20 के लिए जारी किए गए आंतरिक निवेश आंकड़ों के अनुसार भारत ने 120 परियोजनाओं में निवेश किया और ब्रिटेन में 5,429 नए रोजगार सृजित किए। आंकड़ों के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका ने ब्रिटेन में 462 परियोजनाओं में निवेश किया और 20,131 रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए, जिसके साथ वह ब्रिटेन में FDI में निवेश करने वाला सबसे बड़ा देश है। निवेश के मामले में भारत के बाद जर्मनी, फ्रांस और चीन और हांगकांग का स्थान है। अगला अपडेट है छत्तीसगढ़ से, यानी छत्तीसगढ़ सरकार ने किया भारत की पहली ई-लोक अदालत का आयोजन। जहां दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के बीच भारत की पहली ई-लोक अदालत का आयोजन किया गया है। ई-लोक अदालत के तहत ऑनलाइन लाइव सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई। ई-लोक अदालत का आयोजन उच्च न्यायालय और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया गया और जिसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन ने किया था। लोगों को राहत पहुंचाने और मामलों की पेंडेंसी को कम करने के लिए कोविड-19 महामारी के बीच ई-लोक अदालत का आयोजन किया गया था। इससे जुड़े तथ्यों की बात कर ले तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल हैं और यहाँ के राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। अगला अपडेट है NTPC से, यानी NTPC लिमिटेड को प्रतिष्ठित CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 से पुरस्कृत किया गया है। जहां दोस्तों विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम और भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी को कारपोरेट उत्कृष्टता श्रेणी यानी कारपोरेट एक्सीलेंस कैटेगरी के लिए उत्कृष्ट उपलब्धि यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्कॉम्प्लिशमेंट के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। NTPC को इसके वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले और स्कूल जाने वाली लड़कियों को लाभ पहुंचाने, उनके समग्र विकास को समर्थन प्रदान करने के लिए गर्ल एम्पावरमेंट मिशन यानी कि GEM जैसे सतत विकास प्रयासों के लिए पुरस्कृत किया गया है। इसके अलावा इसने ठेकेदार श्रम सूचना प्रबंधन प्रणाली क्लिम्स यानी CLIMS के माध्यम से ठेका श्रमिकों को परियोजना स्थलों पर महीने के अंतिम दिन भुगतान करने की भी शुरुआत की है। अगला अपडेट है, भारत की बाघ जनगणना 2018 ने बनाया नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। जहां दोस्तों ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 के चौथे संस्करण को कैमरे से दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव सर्वेक्षण होने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा भारतीय वन्य जीवन संस्थान के तकनीकी सहयोग से वर्ष 2006 से प्रत्येक 4 सालों में अखिल भारतीय बाघ आकलन यानी कि ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन किया जाता है। इन कैमरों से 1,21,337 वर्ग किलोमीटर यानी 46,848 वर्ग मील के प्रभावी क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया। 26,838 कैमरा ट्रैप द्वारा वन जीवों की कुल 3,48,58,623 तस्वीरें ली गईं। फ्रेंड्स, आज के इंटरनेशनल अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट है वो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी गूगल भारत में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का करेगा निवेश। जी हां दोस्तों, गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के लिए 10 बिलियन डॉलर की राशि देने की घोषणा की है। इस फंड के अंतर्गत गूगल भारत में आने वाले 5 से 7 वर्षों में लगभग 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। यह निवेश इक्विटी निवेश, साझेदारी और परिचालन बुनियादी ढांचे में पारिस्थितिकी तंत्र के निवेश के जरिए किया जाएगा। इसके अलावा गूगल फॉर इंडिया कार्यक्रम में की गई एक अन्य घोषणा के तहत कंपनी दिसंबर के अंत तक 22,000 केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE स्कूलों के लगभग 1 मिलियन शिक्षकों के साथ भागीदारी करेगी। इससे जुड़े तथ्यों की अगर बात करें तो गूगल के CEO वर्तमान में सुंदर पिचाई हैं और गूगल का मुख्यालय कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगला अपडेट है, ली सियान लुंग एक बार फिर से बने सिंगापुर के प्रधानमंत्री। जहां दोस्तों सत्तारूढ़
पीपुल्स एक्शन पार्टी द्वारा सिंगापुर में हुए आम चुनाव में जीत हासिल करने के बाद ली सियन लुंग एक बार फिर से सिंगापुर के प्रधानमंत्री बन गए हैं। पीएपी ने आम चुनाव में 93 सीटों में से 83 सीटें जीती। ली सियन लुंग सिंगापुर के तीसरे प्रधानमंत्री हैं। पीपल्स एक्शन पार्टी 1965 में आजादी के बाद से सिंगापुर में सत्ता पर काबिज है। सिंगापुर में हुए आम चुनाव दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र चुनाव है जो चल रहे कोविड-19 महामारी के बीच हुए हैं। फ्रेंड्स, आज के स्पॉट अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट है वो है वेस्ट इंडीज ने जीता पहला क्रिकेट टेस्ट मैच। जहां दोस्तों वेस्ट इंडीज ने कोरोना वायरस प्रकोप के बाद खेल की वापसी के बाद पहले टेस्ट में मेजबान इंग्लैंड को हराकर पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जीता। वेस्ट इंडीज ने अपनी दूसरी पारी में हाथ में 4 विकेट के साथ 200 रन के जीत के लक्ष्य का पीछा किया। इंग्लैंड ने पहली और दूसरी पारी में क्रमशः 204 और 313 रन बनाए थे। दूसरा टेस्ट 16 जुलाई 2020 से मैनचेस्टर में शुरू होगा। फ्रेंड्स, आज की ट्रिब्यूट कैटेगरी में जो सबसे पहला अपडेट है वो है जाने माने कार्टूनिस्ट अवाद बिन हसन जामी का निधन। जहां दोस्तों जाने माने गुजराती कार्टूनिस्ट अवाद बिन हसन जामी का निधन हो गया। उनके कार्टून पिछले 2 दशकों से गुजरात के प्रमुख पत्रिका अभियान में नियमित रूप से प्रकाशित होते रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने गुजराती अखबार फुल चाब में एक कार्टूनिस्ट के रूप में भी काम किया था। वे केंद्रीय विद्यालय जामनगर में चित्रकला अध्यापक थे, जहां सेवानिवृत्ति के बाद वे पूरी तरह से कार्टूनिस्ट बन गए थे। तो फ्रेंड्स, आज के अपडेट में बस इतना ही। मिलेंगे अगले दिन एक नए लेटेस्ट न्यूज अपडेट के साथ। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।